आज का सुपर मोटिवेशन जो आपके अंदर एनर्जी भरेगा, आपको मोटिवेट करेगा। जिस काम को करने से डर लगता है, जिस काम को करने से डर लगता है, जिस टॉपिक से डर लगता है, मैथ से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, साइंस से डर लगता है, उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। और असली सफलता और असली मजा उसी को करने में है जिससे डर लगता है। एक एक मैथ और रीजनिंग का गुरूर तोड़ेंगे, दौड़ा दौड़ा के बेरहमी से पीटेंगे, चकनाचूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन बिना समय बर्बाद किए। बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है। एक एक क्वेश्चन मैं धार लाया हूं, बस आप अंत तक बने रहिए। सेशन के बाद आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। आइए पहला क्वेश्चन, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 1:22 है। ओहो, आधार का अनुपात 1:22, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उनके संगत लंबों का अनुपात। बोलिए कि सर पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, इसके आधार का अनुपात दिया हुआ x/22, इनके क्षेत्रफल का मान लिया जाए कि इनके शीर्षलंब का अनुपात, हम इसका शीर्षलंब मान लेते हैं भैया कैपिटल H और अनुपात स्मॉल h, यही आपको ज्ञात भी करना है। जबकि इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है क्या, a/b। हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ई त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला है। और मैं आपको पहले भी बोल दिया था कि आप सभी को क्या करना है, त्रिभुज का या 2D और 3D का अलग अलग मैराथन क्लास दिया हूं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट देख के आना है। पूरा एक एक फॉर्मूला को नोट्स करके पढ़ते हैं तो याद रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी रोते रहते कि सर हमें फॉर्मूलाज याद ही नहीं होते। अरे मैथ में इतना हिम्मत है जो तुमको याद नहीं होगा, लिख लिख के उसको एकदम याद कर लेंगे जब जिद करेंगे तो। यहाँ 1/2 गुने आधार, आधार पहला का x है, ऊंचाई तो कैपिटल H है। 1/2 गुने आधार दूसरा का y है, ऊंचाई स्मॉल h है, यही निकालना भी है a/b। अब क्या है, 1/2 कट गया, y ऊपर जाएगा x नीचे, यानी ऊपर h और नीचे h, ऊपर हो जाएगा a/y और नीचे हो जाएगा bx। यही हम लोग का आंसर भी होगा, a/y/bh। है कोई ऑप्शन bx, a/y/bx, ऑप्शन नंबर सी, a/y/bx, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो डाउट। तूफान के तरह आगे बढ़ते हैं, आप भी तूफान के तरह शेयर करो, सभी बच्चे जुड़ने चाहिए। अधिक से अधिक बच्चों का जुड़ाव होता है तो मजा भी आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबका आंसर सही, किसी को कोई डाउट नहीं, और मैक्सिमम आंसर कमेंट करने पे ध्यान देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ दी गई आकृति में बिंदु डी तथा ई त्रिभुज एबीसी के भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। जैसे ही आ गया, आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ाए थे कि किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु जब हो तो इसका ई क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, या उसका ई क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, इसका दुगना हो जाता है। तो बड़ा त्रिभुज के छायांकित क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के कितने हैं, तो ई वाला हो जाएगा 1 और ई वाला हो जाएगा 2। अब सोचिए, जब मध्य बिंदु होता है तो इसका ही दुगना या इसका ही आधा हो जाता है। और एक चीज और हो जाता है, त्रिभुज ADE समरूप हो जाता है किसके, त्रिभुज ABC के। जब समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा कितना कितना है, तो बोले सर आधा, आप ही बोले थे इसका 1 है इसका 2 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, तो 1 के अनुपात 1 और 2 के अनुपात 4, 1:4। मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 है और ABD का 1 है, मतलब पूरा 4 है, जिसमें ई वाला भाग 1 है तो ई वाला भाग 3 ना होगा जी। तो पूछ क्या रहा है कि त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बोले सर पूरा त्रिभुज है 4 जिसमें छायांकित भाग है 3, क्योंकि छोटका त्रिभुज 1 है, तो ये छायांकित भाग का प्रतिशत क्या होगा, छायांकित भाग का प्रतिशत, छायांकित भाग का प्रतिशत। बोलिए सर क्या बात कर रहे हैं, पूरे त्रिभुज 4 है, छायांकित भाग 3 है, परसेंट निकालना है 100 से। 25 चौका 100, 25 तिया 75%, 25 चौका 100, 25 तिया 75%। किसी को डाउट है तो बोलो, ले आया आंसर। चियो मेरे लाल, बहुत अच्छे, शाबाश।
शाबाश मेरे शेरों, तहलका मचा दोगे। आगे बढ़े तूफान मचा के। चलो तूफान की तरह मैथ को दौड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आजा क्वेश्चन नंबर तीसरा लपेटते हैं। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ओहो, समबाहु त्रिभुज के बारे में आइए, इसका आपको पता होगा कॉन्सेप्ट। इसका एक परिवृत्त होता है, एक अंतःवृत्त। तो यहाँ पे चर्चा क्या? अंतःवृत्त। अंतःवृत्त इसके भुजाओं को टच करते हुए बनेगा, और अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है ये होता है अंतःवृत्त का। यदि इसका भुजा ए हो तो अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है a/2√3, ये हुआ अंतः त्रिज्या। जबकि परित्रिज्या होता है a/√3। पूरा रटा दिए हैं आप सभी को। अंतः त्रिज्या 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल था, इसका भुजा 42 है। तो 42 है तो अंतः त्रिज्या हो जाएगा a/2√3, यानी 42/2√3। 2 से काटेंगे 21 बार में कट जाएगा। √3 से 21 काटेंगे तो 7√3, ये 7√3 हो गया अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या परित्रिज्या होता है a/√3, अंतः त्रिज्या a/2√3, जहां a हो गया भुजा। अब अंतः त्रिज्या 7√3 हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो बच्चा जानता है कि πr² होता है। पाई का मान पाई के रूप में ही दिया है क्या? नहीं, 22/7 गुना 7√3 गुना 7√3। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी से करो, फटाक से करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। विपिन बिहारी बेगूसराय से बोल रहे हैं, हम डेली कितने घंटे पढ़ें कि एग्जाम निकाले? जितना आपके पास समय है, आपको मजा आता है पढ़िए, कम ही होगा, जितना पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। इस बेरोजगारी के जहर से बचने के लिए, इस बेरोजगारी के मौत से बचने के लिए लोग दिन रात पढ़ रहे हैं। इसलिए जितना आपके पास समय है उसका सही यूटिलाइज करिए। बस कैलकुलेशन करना है बाबू, और कुछ नहीं है, हो जाएगा नो डाउट। आगे बढ़े। 462 ले आया सब, चलो ले ही आए तो हम आगे बढ़ जाते हैं तूफान के तरह। तूफान के तरह एकदम बढ़ते चलो, एक एक मैथ को उड़ाते चलो। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से, कमाल का क्वेश्चन आ गया, VVI क्वेश्चन, कतई जहर क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पे स्पेशल इसके बारे में नोट्स लिखा है मैंने थ्योरी क्लास में। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज के भुजाओं पर डाले गए लंब की क्रमवार लंबाई P1 P2 है। मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, लेकिन आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, मान लिया कहीं पर एक अंतर बिंदु है, इस अंतर बिंदु से उसके भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ दिया हुआ है। लंब की लंबाइयाँ दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? एगो P1 है, P2 है और P3 है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंत बिंदु से डाले गए लंबों का योग, अंत बिंदु से, उसके अंदर कोई बिंदु है, से भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग, एकदम माइंड में फिट कर लिए, लंबों का योग बराबर ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंत बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग उसके ऊंचाई के बराबर होता है। और हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है वो होता है √3/2 गुने भुजा, और √3/2 गुने भुजा बराबर हो जाएगा P1 + P2 + P3। हमें पूछ क्या रहा है? प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब A पूछ रहा है, A, तो बोले सर A बराबर 2 तिरछा ऊपर गुना हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3 × P1 + P2 + P3। याद रखना है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में यदि उसके अंदर के किसी बिंदु को पकड़ के सभी भुजाओं पर लंब खींचा गया है तो तीनों को जोड़ दीजिएगा तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होगा। ऊंचाई के सहायता से हम लोग क्या करेंगे? भुजा निकालेंगे। अब क्षेत्रफल भी पूछेगा, क्षेत्रफल भी निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर करेंगे
कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने। बोले सर क्या बात करते हैं आप, तो कितना बार बताएं। ऐसे 3, 4, 5 जैसे ही देखे पाइथागोरस चाचा याद आ गए, पाइथागोरस 3, 4, 5, तो समझिए कि समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5। यदि हम सिर्फ इसी का क्षेत्रफल पूछे तो बोलिए कि सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लॉलीपॉप ना है, 1/2 गुना आधार का ऊंचाई 3 गुना 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यदि इसी का पूछता तो 6, लेकिन बोल रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाए हैं, तीनों भुजा के मध्य बिंदु, तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो किस कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई बाहु हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो त्रिभुज बनता है, मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो बड़का त्रिभुज का 1/4 भाग होता है, और माध्यिकाओं को मिलाने से जो बनता है 6 बराबर भागों में बढ़ता है। तो यहाँ पर 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/4 हो जाएगा, 6 का 1/4, ये चारों बराबर भाग में बढ़ जाता है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3/2, 3/2। अरे बकलोल्हा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, सब 6 आंसर दे ले है, सब 6 मार के आ जाएगा, घरे में गदगद रहेगा कि हम इतना आंसर मार के आए। पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले, नहीं तो बहुत मार मारेंगे तुम लोग को। ठीक है, 1/4 कर दिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। आ जा क्वेश्चन नंबर 6, किसी समबाहु त्रिभुज के अभियंतर से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे बच्चे फंसते हैं बार बार, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आया। किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबी की दूरियां कितना है, √3 है, 2√3 और 5√3 है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बोले कि सर आप ही तो बोले हैं, यहाँ पर बनाने की फिगर कोई जरूरी नहीं है, आप ही तो बोले हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतः बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के अंतः बिंदु से तीनों भुजाओं पे लंब दिया तो उसका योग ऊंचाई होता है, यानी ऊंचाई बराबर होगा लंबों का योग। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ऊंचाई बराबर होगा लंबों का योग। ऊंचाई होता है भैया √3/2a, जहाँ ये भुजा हो गया बराबर √3, 2√3, 5, 5 2 7 1 8√3, √3 खत्म, तिरछा गुना a बराबर 8 दूनी 16। यदि भुजा पूछता तो 16, लेकिन क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है बल्कि परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमाप। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा होता है, तो बच्चा जानता है, 3 गुना 16 तो 16 48। किसी को कोई डॉट है तो बोलो, अरे कोई डॉट है तो बोलो। 64 मार रहा है कितना आंसर, देखो इस सब बकलोलिया के 3 गुना भुजा होता है। आगे बढ़े तूफान की तरह। सबको शेयर करो यार, आप लोग में से जो भी बच्चे लेट से आते हैं बहुत गलत करते हैं, एकदम समय से शामिल हो, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, सबको लाभान्वित होना चाहिए। इस प्रकार का प्रैक्टिस आपको, इस प्रकार के प्रैक्टिस आपको जीके का, करंट अफेयर का, साइंस का बहुत मिलेगा, लेकिन मैथ का बहुत कम मिलता है। सिर्फ कोर्स खत्म कर लेने से कितनों बड़ा या नामी जिसको बोल सकते हैं, जिनके पास फॉलोअर ज्यादा है या जिसे आप पसंद करते हैं, उन टीचर के पास सिर्फ कोर्स खत्म कर लेने से कुछ नहीं होता है। किसी के पास पढ़िए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में यदि त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योग, बामन हो तो सबसे छोटी भुजा, तो पहली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहले तो 1/2, 1/3, 1/4 है, रेशियो में ही पढ़े कि भिन्न के रूप में रेशियो नहीं रहना चाहिए। तो 2, 3, 4 कैल्शियम 12, 12 से यहाँ गुना करेंगे 6, 12 से यहाँ 4, 12 से यहाँ 3। यहाँ परिमाप, बामन है, परिमाप होता है भुजाओं का योग, 6, 4, 10, 3, 13। परिमाप की तुलना परिमाप से पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है, सबसे छोटी 3, 13 चौके 52, 4 तिहाई 12। अरे भैया ये तो बड़ा ही सिंपल लॉलीपॉप हो गया। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे, शाबाश। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस, एडवांस के बाद सुपर 50 सारे अर्थमेटिक चैप्टर का देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। सोचिए, आधार और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 3:4, लेकिन यहाँ 3x 4x मानना होगा क्योंकि क्षेत्रफल में गुना हो जाता है। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार 3x गुने ऊंचाई 4x।
बराबर क्षेत्रफल दिया 1176। अब पहले आप x निकालिए, फिर x का मान रखेंगे, आधार ऊंचाई निकल जाएगा। तो देख लो, पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, अब 3 दूनी 6, तो 6 से काटेंगे तो देखो कई बार में कट रहा है। 6 से काटेंगे तो 6 का ही 6 बच गया, 5 बच गया। उसके बाद 6 नंबर 54 आ गया, फिर बच जाएगा 3 6 6 36। तो x स्क्वायर बराबर 196, तो x बराबर हो गया 14। अब x बराबर 14 हो गया। त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है, यदि आधार पूछता तो 14 × 42, ऊंचाई पूछ रहा है तो 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किया भैया, सिर्फ और सिर्फ हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल कर दिया और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। तूफान की तरह ये सब तो धुआं कर दोगे आप लोग। आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके आधारों का अनुपात। बोलिए कि सर क्या दिक्कत है? क्षेत्रफल का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है कितना है? 3:4। ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। अब आधार का अनुपात हम मान लेते हैं x/y और क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ है? 4:3। तो दिक्कत क्या है? क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं 1/2 गुने पहला का आधार x, ऊंचाई 3, 1/2 गुने आधार y, ऊंचाई 4, अब बराबर 4/3। अब क्या है? काट छाट दो, 3 नीचे 4 ऊपर, x/y हो जाएगा 16/9, यानी इसके आधार का अनुपात हो जाएगा 16/9। 16 मतलब सीधे तिरछा गुना हो जाता है, 16/9, 16:9, लेकिन 9/16 भी दिया, इसलिए हम लोग का आंसर हो गया 16:9। 16:9, 16:9। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल एकदम। आज तूफान की तरह आगे बढ़ते जाओ स्पीड में। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल भी 30 है और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, तो सबसे छोटी भुजा, जैसे ही 13 दे दिया ना यहाँ पे, तो हम इसको 13 ले लिए यहाँ पे। बोले कि सर ये तो समकोण त्रिभुज बोलबो नहीं किया है, हालांकि क्षेत्रफल 30 बोला है, क्षेत्रफल 30 बोला, अब परिमाप भी 30 बोला है। तो x/z माने से सबसे बढ़िया है कि सबसे बड़ी भुजा 13 बोल दिया था, हम यहाँ 13 ले लिए। जैसे ही 13 आया, मैंने पाइथागोरस आया इसीलिए तो ये हम सोचे, तो यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 12 ले लेते हैं, यानी सबसे छोटी भुजा 5। अब आपको संतुष्टि नहीं है तो आप चेक कर लीजिए इसका क्षेत्रफल 30 आता है कि नहीं। ये क्षेत्रफल 30 बोला ना, 1/2 गुना आधार 5, ऊंचाई 12, काटेंगे आ गया 30। चेक कर लीजिए, देख लीजिए परिमाप 30 आता है कि नहीं। परिमाप मतलब भुजाओं का योग होता है, तो 12 + 5 + 13, 12 × 5 = 17, 13 = 30, आइए रहा। इसका मतलब बिल्कुल राइट है, मतलब देखते ही हम लोग आंसर मारेंगे तूफान की तरह। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, आगे बढ़े। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना ही आपकी असली सफलता होती है। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोचते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसको करके दिखाओ। इस बार मौका है उसको कुछ कर दिखाने का। जान लगा दो लेकिन जाने नहीं दो, कुछ करके दिखाओ उसे जो आपके बारे में गलत सोचते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12, 16 है, तदनुसार उसकी एक भुजा। कमाल हो गया, चतुर्भुज। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करता हो। इसका एक विकर्ण 12 है, तो मान लिया जाए कि ई वाला विकर्ण 12 होगा तो लंब समद्विभाजित करेगा तो 6 हो जाएगा, और ई वाला विकर्ण यदि 16 होगा तो 8 हो जाएगा। अब किसी एक को आप उठाओगे, किसी एक को उठा लो तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस चाचा को याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार। ये 6 है भैया, ये 8 है, तो इसको 10 लिखेंगे। किसी में हिम्मत है कि वो मना कर दे? इसको 10 लिखेंगे, किसी में हिम्मत है कि मना कर दे? तो सब 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को भुजा पूछ रहा है तो भुजा 10 हो जाएगा। यहीं पे कभी कभी परिमाप पूछ देगा, तो परिमाप तो चारों भुजा समाने होता है, तो 10 हो गए, 40 हो गए। क्या कमाल करते हो यार, ये तो चुटकियों में निपटा दोगे बिना लिखे। ये तो हम समझाने के लिए लिखाते हैं। कंजूसो जो लाइक नहीं किया लाइक करो, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे बेईमानो। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई, ओहो चौड़ाई बी और एल का रेशियो दिया हुआ है 3:4। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। आपको मैं बता दूं कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर।
1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर, सब पॉइंट को याद रखना। तो बोलिए सर क्षेत्रफल है, तो चूंकि इसको x मान लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 4x, चौड़ाई 3x बराबर कितना है, 1/12 हेक्टेयर है। तो इसको 10,000 से गुना करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में, ऐसे भी मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर में बदले। तो चलिए आप इसको काटना शुरू करते हैं, काट दें। तो बोले सर काटना क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हो, 4 से काट सकते हो। 25 चौका 100 और डबल 0 बन गया। अब x स्क्वायर बराबर, ये x स्क्वायर हो गया, ये 3 क्या होगा, वो और भी काट सकते हैं 4 से हम लोग इसको। 4 तिहाई 12 और 4 से 625 बार में कट जाएगा। नीचे ऊपर 4 से काट सकते हैं। अभी 3 नीचे चल जाएगा, इधर तो x स्क्वायर बच जाएगा, 3 नीचे ऊपर 625, यानी x स्क्वायर बराबर 625 आई 3 और 3 गुना होकर 9। तो x स्क्वायर बराबर 625/9। तो x बराबर, तो इसका रूट करेंगे तो 625 का रूट 25 और 9 का रूट 3, 600 यानी 25/3। 25/3, x का मान 25/3। पूछ क्या रहा है, चौड़ाई, तो चौड़ाई यही वाला ना है, तो 3, x का मान 25/3 रख दो, हम लोग का आंसर हो गया 25। लंबाई पूछता तो इसमें 25/3 रखते, यानी चौड़ाई पूछ रहा है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ये बात सही है विकास पांडे, अकेले तैयारी नहीं हो सकता, जरूरी है ग्रुप में पढ़ना। देखिए ग्रुप में पढ़िए तो आपके अंदर कंपटीशन उत्पन्न होगा कि अरे वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो पढ़िए। हालांकि देखिए अब इंसान के अंदर जब जुनून और पागलपन होता है तब तो अकेले भी इतिहास रच देता है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं है इस सब में। आजा क्वेश्चन नंबर 13। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। बढ़िया बात है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। सोचिए मैं एक फिगर बना के आपको समझाता हूं। एक आयत है, एक वर्ग है, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा के 3/2 है। यदि हम वर्ग के भुजा के ए मानेंगे तो इसका तो सब भुजा ए होगा, तो इसका चौड़ाई कितना होगा, तो बोल रहा है इसका चौड़ाई जो है वर्ग के भुजा का 3/2 है। मतलब इसका वर्ग का भुजा ए माने हैं तो इसका चौड़ाई ए का 3/2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3a/2 हो गया चौड़ाई, 3a/2, ठीक है, चौड़ाई हो गया। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। तो बोलिए सर आप क्षेत्रफल चल दीजिए, दिक्कत क्या है, इस समय डरिए नहीं, बस जो क्वेश्चन कर रहा है ना उसको तोड़ तोड़ के लेकर चलिए। क्षेत्रफल क्या होगा, बोले सर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 20 और चौड़ाई हो गया 3a/2, क्योंकि उसका 1.5 गुना ही इसका चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल। इधर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर नहीं है, बल्कि वर्ग के क्षेत्रफल का कई गुना है, 3 गुना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में 3 से गुना करेंगे। अब ये निकाल देंगे, हो गया तुरंत चुटकियों में, बस काटो लेफ्ट राइट। ए से ए कट गया, बचा कितना, 3 से 3 भी कट गया, आई 2 से 10 बार में, इधर 10 बचा, इधर ए बचा, ए बराबर 10, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10, ऑप्शन नंबर ए। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10, ऑप्शन नंबर ए। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल, बहुत सारे बच्चे 30 भी आंसर दे रहे हैं, 30 भी आंसर दे रहे हैं। तालका मचाने वाला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को दोबारा बनाते चलना मौका मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। इधर 3 से गुना कर दिया होगा तो आइए ना करेगा 30, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कहता आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आगे बढ़े तूफान की तरह, चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। आजा क्वेश्चन नंबर 14 लपेट देते हैं। कहता है 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाला वर्ग की कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता है। मतलब संख्या पूछ रहा है, तो संख्या का एक ही फार्मूला होता है, बड़ा का क्षेत्रफल बटा छोटा का क्षेत्रफल, बड़ा का क्षेत्रफल बटा छोटा का क्षेत्रफल, बड़ा का क्षेत्रफल बटा छोटा का क्षेत्रफल। तो बड़ा क्या है, तो बोले सर बड़ा का क्षेत्रफल तो बड़ा है कमरा, लेकिन यहाँ पे टाइल्स कितना का, वर्गाकार टाइल्स 4 डेसीमीटर का, तो कमरा का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन डेसीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, क्योंकि ये जो टाइल्स दिया हुआ है डेसीमीटर में, यूनिट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ 8 मीटर है तो इसको 80 डेसीमीटर लिख देंगे, 10 से गुना होगा तो 6 है तो 60 लिख देंगे, ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल।
बटा टाइल्स तो वर्गाकार है जिसका भुजा 4 है, तो 4 गुना 4, काटो 20 चौका 80 और 15 चौके 60, 15 दूनी 30, यानी टाइल्सों की संख्या 300। 300, बहुत अच्छे, शाबाश। 300 300 300 ऑप्शन नंबर डी। 300 300 300 ऑप्शन नंबर डी। शाबाश मेरे शेरों, तालका मचा रहे हो आप लोग। सबको जगाओ, नए नए विद्यार्थियों को जगाओ यार, मजा आता है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़े चलो। आज आप देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका क्या काम है जरा देखते हैं। कहता है एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 4√2 है। तो हम सभी 40√2 है। हम सभी जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 गुने भुजा। अब वर्ग का विकर्ण ऑलरेडी दिया हुआ है 40√2, √2 कट गया, इसलिए उस वर्ग का भुजा हो गया 40। अब वर्ग का भुजा 40 हो गया तो बोल रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा के बराबर है। तो इसलिए जो समचतुर्भुज बना, समचतुर्भुज, इसका भी भुजा हो गया कितना? समचतुर्भुज का भुजा भी वही हो गया जो वर्ग का भुजा है, तो समचतुर्भुज का भुजा 40 हो गया। ठीक है, यानी वर्ग का भुजा, इतना हम लिखते नहीं, डायरेक्ट मायने में कर लेंगे, आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूं। समचतुर्भुज का भुजा 40 हो गया, तदनुसार यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3:4 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। इसके विकर्णों की लंबाई जो बोल रहा है ना, 3 और 4 के अनुपात में बोल रहा है। समझिए एकदम बढ़िया से, आप समझिए। ये समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण की लंबाई कितना है? 3:4। तो 3/2 और 4/2 भी करेंगे तो भी काट छाट के तो यही 3:4 आ जाएगा। तो ये 3 है, 4 ले लेते हैं। तो जैसे ही ये 3 और 4, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका भुजा 40 है। इसका भुजा क्या है? 40 है। अब सोचिए, ये दोनों तो रेशियो है, इसका भुजा 40 है। यदि 3 है 4 है, पाइथागोरस याद आया, 3 4 तो इसको 5 होना चाहिए, लेकिन वो है 40। तब 5 को कैसे गुना करेंगे तो 40 होगा। तो इसको हम 5 गुना 8 लिखेंगे ना, तो देखिए तो 3 4 5 में बैठ रहा है, तो इसमें 8 गुना होल है, तो ये दोनों में तो 8 गुना हो जाएगा। यानी कि जब ये 40 होगा तो ये 8 या 24 होगा, या 8 चौके 32 होगा, तबे 3:4 हो सकता है। ये 40 होगा तो ये 24 होगा, ये 32 होगा, तो ये 24 तो ये वाला भाग 24, ये 32 तो ये वाला भाग 32। यानी कि इसका पहला विकर्ण D1 हो गया 24 24 48 एंड D2 हो गया 32 32 64, 32 32 64। अब निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 48 गुना 64। गुना हम नहीं करेंगे, गुना आपको करना होगा। गुना हम नहीं करेंगे, गुना आपको करना होगा। जल्दी से गुना करो, फटाक से गुना करो, आंसर लाओ। फटाक से गुना करो, आंसर लाओ। फटाक से गुना करो, आंसर लाओ। आ जाएगा डी ऑप्शन। सबका गलती है, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में दम है यार, सोचने लायक क्वेश्चन है। ऐसे ही मार दोगे 40 का स्क्वायर करके 1600, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। वर्ग का भुजा निकला 40, तो क्षेत्रफल 40 का स्क्वायर थोड़ी ना हो जाएगा। समचतुर्भुज का भुजा 40 हो गया। अब यहाँ 3:4 है, इसको हम तोड़े 8 5 40, 3 4 5 में बैठ गया। अब सोचे यहाँ 8 गुना होले तो यो सब में 8 गुना होगा, यही तो ट्रिक है। तो ये 24 8 चौका 32, 24 तो ये भी 24, तो एक विकर्ण 48, दूसरा विकर्ण 64। कमाल हो गया यार, क्वेश्चन में दम है, समय तो देना पड़ेगा सबको। आगे बढ़ते हैं, दोबारा जरूर बनाना। तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं भैया। चलो आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 लपेटते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216, उसके एक विकर्ण की लंबाई 24, तो समचतुर्भुज का परिमाप। बोले सर कमाल करते हैं। हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है D1 गुना D2 समचतुर्भुज का। ये 216 दे ले, एक विकर्ण दे ले 24, तो 24 दे देते हैं और D2 निकाल लेते हैं, बराबर 216। 24 9 2 16 होता है, तिरछा गुना करेंगे D2 हो जाएगा ई 2 आई 9 गुना होगा 9 दूनी 18। अब हम लोग को निकालना क्या है? भुजा। हालांकि हम फिगर से समझा देते हैं, नहीं तो आपके माइंड में तो आ ही गया होगा। देख लीजिए, समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण 24 है, तो मान लीजिए बड़का 24 है तो 12 12 हो जाएगा, चूंकि लमसम विभाजित करता है। आइए हम छोटका निकाले, मान लीजिए ई वाला 18 है, कोई एगो, तो ई 9 9 हो गया,
तो पूछ रहा है कि इसका क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है। तो पहले भुजा निकालेंगे। तो बोले सर पाइथागोरस चाचा को याद करो। अरे भैया ये 9 है, 12 है, तो 15 होने से कोई रोक सकता है? तो सबे 15 हो जाएगा। अब सबे 15 हो गया तो परिमाप कितना होता है? तो चारों भुजा बराबर, तो 15 चौके 60। परिमाप कितना होता है? 15 चौके 60। परिमाप कितना होता है? 15 चौके 60। दिक्कत है तो बोलो, कहीं से भी दिक्कत है तो बोलो। क्वेश्चन कैसा भी रहे उसको धुआं धुआं करने से कभी पीछे मत हटो, अपना एटीट्यूड बरकरार रखो, उसको आंख दिखाओ कि बेटा आज तो उसको नास्ते नाबूद कर ही देंगे। निश्चित है मैथ थर थर कांपेगा, गारंटी है। आगे बढ़े। मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है यार तो शेयर करो। लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो इतना? चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो बोले सर कमाल करते हैं, हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या में 1% वृद्धि कर देंगे तो 2 बार में आर गुने आर है, यानी 1% 2 बार वृद्धि होगा। तो वृद्धि का फॉर्मूला होता है x + y + xy बटा 100, 1 + 1 + 1 गुने 1 बटा 100। 1 1 2 और फिर 1 बटा 100 करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव। 2.01% ऑप्शन नंबर डी। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 लपेटते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोले सर कमाल करते। एक अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसमें खींचे जाने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बोल रहा है। बड़े से किसी भी अर्धवृत्त के अंतर्गत बड़ा से बड़ा समकोण त्रिभुज ही खींचा जा सकता है और कुछ भी नहीं। समकोण त्रिभुज ही खींचा जा सकता है और कुछ भी नहीं। तो देख लो, बढ़िया से देख लो इसको। इसका हम लोग निकाल लेते हैं। अब देख लो यहाँ पर तो ये आर है, तो ये भी आर, तो ये कितना हो गया? 2r। आप सब यहाँ से मिला देंगे तो ये ऊंचाई ई भी आर हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई का काम करेगा। ऊंचाई का काम इसलिए करेगा कि कहीं पर भी बनाइए वो समकोणीय त्रिभुज बनेगा, तो ये ऊंचाई का काम कर जाएगा। और सीधे होता है क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार आर और आर 2r, ऊंचाई आर। कट गया, 2 से 2 कट गया, हम लोग का आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर। तूफानी पारी आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। डी कहां से मार रहे हो? सोचो, पहले सोचो, बढ़िया से सोचो कि कैसे डी मारा तुम। डी मारा तो कैसे मारा? अरे भैया हम आर ई वाला थोड़ी ना होगा कि हम आर गुने आर कर देंगे, 1/2 गुने आर गुने आर। यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये आधार आई ऊंचाई, ये दोनों मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे 1/2 गुने आर कर देंगे? ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर गलत नहीं देना है बाबू। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाते हैं, सुपर सेशन तो है, लेकिन सेशन को सुपर बनाने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, तब ना मजा आएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। 2 पहियों की त्रिज्याएं 3 4 के अनुपात में उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो बोले सर क्या बात कर रहे हैं? 2 पहियों की त्रिज्या, पहिया वृत्ताकार होता है, तो पहला वृत्त दूसरा वृत्त, इसका त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या है 3:4, तो निश्चित है परिधि भी वही होगा, परिधि भी होगा 3:4, क्योंकि किसी भी वृत्त के परिधि और त्रिज्या और व्यास समानुपाती होता है, क्षेत्रफल इनके वर्गों के समानुपाती, तो 3:4 ही आंसर होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि 2πr करिए ना, 2π तो कटिए जाएगा, तो यहाँ पर 3:4 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आप देखो कितना उलट दिया है, दौड़ा के मारेंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आगे बढ़ते हैं 20। वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दुगनी है। चलो, ए है, बी है त्रिज्या, और एक सी भी है। कहता है वृत्त ए की त्रिज्या बी से दुगनी है, बी की त्रिज्या सी से दुगनी है, तो सी को 1 मानेंगे, सी से दुगनी बी है, बी से दुगनी ए है, तो इसका 4 हो गया। त्रिज्या, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। बोले सर क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्या के वर्गों के समानुपाती होता है। 4 के वर्ग 16, 2 के वर्ग 4, 1 के वर्ग 1, 16 4 1 होगा, 16 4 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 4 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए।
कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलो, आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं यार, जम के शेयर करो। बहुत सारे सही बोल रहे हैं। अधिक लड़का से इसलिए शेयर नहीं करता कि कंपटीशन बढ़ेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ज्यादा बच्चा से नहीं कंपटीशन बढ़ता, पढ़ने वाले तो दुनिया में पढ़ रहे हैं, आप मेहनत करोगे निश्चित है। चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक वृत्त की परिधि को 50 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी। तो बोले सर परिधि में 50% कमी, परिधि में 50% कमी मतलब समझ रहे हैं, त्रिज्या में भी 50% कमी परिधि में। तो बोल रहा है इसके क्षेत्रफल में कमी कितना होगा। तो क्षेत्रफल में हो जाता है x + y - x y बटा 100। लेकिन यहाँ चूंकि हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ त्रिज्या 2 बार आया। तो जब परिधि में 50% कमी तो त्रिज्या में भी 50% कमी। तो कुल कमी कितना हो जाएगा, x + y 50 + 50 - 50 × 50 बटा 100। कोई दिक्कत? ये तो महीने में कैलकुलेट कर लेंगे। 50 × 100 में से 25 घटेगा 75%। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं तूफानी पारी खेलते हुए यार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 10, 24 है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कमाल करते हैं। पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त है। त्रिज्या, अरे भैया त्रिज्या इसका 10 है, इसका 24 है। तो नहीं लग रहा है आधा आधा कर देंगे तब 5, 12 की तरह। तब जब हम सभी जानते हैं कि 5, 12, 13 होता है, तो 10, 24 तो इसका त्रिज्या 26 हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? इसका त्रिज्या 26 दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो 26 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अरे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भैया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पानी पिला पिला के मारेंगे। कितना जल्दी हम लोग आंसर मार दिए, देख लो बढ़िया से, देख लो फटाक से। देखो शैलेंद्र कुमार अब आंसर दिया 12.5%। राजीव राजा बोलता आज कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। अरे राजीव राजा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कल रात में ही बोल दिए थे ना बाबू कि मेरा जो मैराथन क्लास पढ़ाया हुआ है 2D और 3D उसको पढ़ के आना, तब ने मजा आएगा। अब हम कोई वस्तु तो रख लेने हैं, कोई जड़ी बूटी की घोल के पिला देंगे। आगे बढ़े तूफान की तरह। 9 बजे बोलते हैं। अरे सुबह में 8 बजे ना आते हैं जी, रात में 9 बजे आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 26 हो गया, नो डाउट। अरे भाई देखिए 10 और 24 जैसी देखे तो आधा आधा किया तो 5, 12 तो 13, चूंकि पायर स्क्वायर ही तो होता है, इसमें क्या दिक्कत है? और नहीं तो लंबा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। एक तार की लंबाई 66 मीटर है। अब तो आधा हो गया। एक तार की लंबाई 66 मीटर है। तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या क्या होगी? क्या बात कर सकते हैं। पर तो यहाँ संख्या बराबर बड़ा का, यहाँ परिधि में बोल रहे हैं तो यहाँ परिधि कर देंगे। एक तार की लंबाई है कितना? 66। तो 66 हो गया टोटल लंबाई, संख्या बराबर कुल लंबाई बटा परिधि। कुल लंबाई बटा परिधि, संख्या ही निकालना है तो कुल लंबाई बटा परिधि, क्योंकि परिधि के अनुसार ही तो बांटना है। परिधि मतलब तार की लंबाई। कुल लंबाई 66 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना, और बटा यहाँ हो जाएगा 1.32 सेंटीमीटर। पॉइंट काटेंगे एक वाव 100 हो जाएगा। अब काटो 66 दूनी 132 और 2 से काटो 50 बार में, यानी 5000 परिधि बना लेंगे। 5000 कितना बना लेंगे? 5000। कहाँ से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं जयराम जी, ये सब बाद में बात करना। बिहार से है, नालंदा जिला से, पहले पढ़ने पे फोकस करो बाबू। 5000 वृत्त बना लेंगे। किसी को दिक्कत है तो बोलो। यूनिट चेंज करना बहुत जरूरी है, इस पर फोकस करना।
ऊपर मीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलो आधा 24। एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 है। कमाल करते हैं यार। देखिए एक वर्ग बनाया गया है इस प्रकार से करके, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 121, तो इसका क्षेत्रफल 121 है, तो भुजा कितना होगा? तो भुजा हो जाएगा 11, और भुजा 11 तो परिमाप, क्योंकि जो परिमाप होगा उस तार की लंबाई होगा 11 चौक 44। अब परिमाप 11 है। उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो बोलिए सर इसी तार को मोड़ के वृत्त बनाया गया है, तो यहाँ वर्ग का परिमाप 44 है, तो वृत्त का परिधि भी 44 होगा। वृत्त की परिधि भी 44 होगा। वृत्त की जैसी परिधि 44 देखे तो त्रिज्या 7 मार दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूं कि जिस तरीका से पाइथागोरस में 3 4 5 5 12 13 7 24 25 याद रखते हैं, उसी प्रकार से वृत्त में ये VVI पॉइंट याद रखेगा। सबसे ज्यादा 90% इसी का इस्तेमाल होता है। क्या? त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। जैसे ही देखिए त्रिज्या 7, परिधि 44, क्षेत्रफल 154। 7 44 154 याद रखिएगा। ये तीनों में से कोई एगो दिख गया तो बाकी दूगो आपको याद हो जाएगा। वृत्त में स्पेशल याद रखना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है 7 44 154। परिधि 44 है तो माइंड में क्लिक करना चाहिए, इसका त्रिज्या 7 होगा, नहीं तो आप निकाल के देख लो 2πr करके। क्षेत्रफल 154 होगा। क्षेत्रफल 154 है तो माइंड में आना चाहिए त्रिज्या 7 होगा। एक और होता है इसका दुगुना 44 88, आई हो जाता है 616। ये दोनों को याद रखना, 7 44 154 और 14 88 616। आगे बढ़े। नीरज कुमार दिन में 8 बजे आते हैं, रात में 9 बजे आते हैं। बाबू दिन में 8 बजे, रात में 9 बजे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 25, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बोले सर कमाल करते हैं, ये एक वृत्त से आयत बना रहा है। पहले समझिए आप, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 है, तो क्षेत्रफल। तो समझिएगा इसका मतलब एक आयत के रूप में आपने मोड़ा है एक वृत्त को, तो दोनों का परिमाप सेम होना चाहिए। परिमाप सेम होना चाहिए, तो इसका परिमाप क्या होता है? तो बोले सर इसका परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका परिधि क्या होता है जबकि व्यास इसका क्या दिया हुआ है? तो बोले सर व्यास 21 है, व्यास कितना है? 42, तो त्रिज्या 21 होगा। अब इसका परिमाप और इसका परिधि सेम होगा क्योंकि एक ही तार से बनाया जा रहा है, तो इसका परिधि होगा 2 पाई का मान हम कह सकते हैं 22/7, आर का मान 21। काट देते हैं 7 से 7 या 21, चूंकि 2l + b बराबर है तो 2 से 2 कट गया, यानी l + b का मान कितना आ गया? 22 × 66। ये 22 बच गया, ये 3 बच गया, तो l + b का मान 66 आ गया। अब सोच लो l और b का अनुपात 6:5 है और l + b का मान 66 है, तो योगफल की तुलना योगफल से 66 देखिए कितना इस्तेमाल हो रहा है, रेशियो तक का इस्तेमाल हो रहा है। 66 की तुलना 11 से, भुजा निकाला एक बार 6 से, एक बार 5 से, 11 6 66, 6 6 36 और 6 5 30, यानी l और b, l आया 36, b आया 30। यदि आयत की लंबाई पूछता तो 36, चौड़ाई पूछता तो 30, क्षेत्रफल पूछ रहा है, गुना करो। 36 × 108 होता है 1080, ऑप्शन नंबर बी। 1080 ऑप्शन नंबर बी। PDF मिल जाएगा, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है भैया, इसी तार से ही बनाया गया था, दोनों को परिधि सेम कर दिए, उसके बाद रेशियो का इस्तेमाल कर लिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे अंदर स्पीड आता जाएगा। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह एकदम। सभी बच्चों को शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा है, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तो। नाम तो अभी किसी का नहीं लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, बढ़िया बात है। दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 है। अच्छा, ये बड़का वृत्त का केंद्र है,
इसका त्रिज्या कितना है 6 है, और दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 2 है, यानी कि एक वृत्त यहाँ पर होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है 6 है, और ये वाला दूरी 2 है, तो निश्चित है छोटका वृत्त के त्रिज्या 4 होगा। छोटका वृत्त के त्रिज्या, चूंकि छोटका वृत्त के केंद्र ए है, तो इस प्रकार से त्रिज्या बना हुआ होगा, इस प्रकार से छोटका वृत्त बना हुआ होगा। ठीक है, तो बोला तदनुसार दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी 4 हो जाएगा, यानी छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 4 हो गया। कितना आसान है सोचिए, बड़ा वृत्त की त्रिज्या मतलब यहाँ से अंदर से स्पर्श कर रहा, तो यहाँ से यहाँ वाला दूरी 6 है, और ये बड़ा वृत्त का केंद्र है, छोटा वृत्त का केंद्र है, तो ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ 6, आई वाला 2, तो ये वाला 4 का हम कोई दिक्कत है जी, 4 का हम कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर हो गया छोटे वृत्त की त्रिज्या C। फास्ट तो बता ही रहे हैं, तेजी से चलो ना, क्या दिक्कत है, 4 हो गया, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। आगे बढ़ते हैं तूफानी पारी खेलते हुए। आजा क्वेश्चन नंबर 27। अब बचा ही क्या है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 11 और 4 है। सकेंद्रीय वृत्त उसको कहते हैं जिसका एक ही केंद्र हो, इसका 11 है और इसका त्रिज्या 4 है, यही ना होगा। तो कैपिटल R 11 है, स्मॉल r 4 है। बढ़िया बात। उन दोनों वृत्तों की वलयिका का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकालना बोल रहा है। तो बोले सर वलय का क्षेत्रफल तो आप कई बार बताए, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कमाल है यार। अब पाई 11 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो पाई गुने 11 के स्क्वायर, तो 11 4 कितना हो जाएगा 15, 11 में 4 गया 7। अब 15 7 105 पाई, या पाई का मान रख दो। अरे भैया पाई का मान रखो ना, आंसर ले आना। इसका आंसर कमेंट करो फटाक से, तूफानी पारी। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो मजा बाकी है क्योंकि 3D आने वाला है, 3D वाला आएगा, मजा आएगा। यहां देख लो अभी 28 2 सेंटीमीटर 28 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाया गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो सर वर्ग में जब अंतःवृत्त बनाते हैं, इसको बड़ा ही मजे से मैंने बताया कि वर्ग में अंतःवृत्त बनाते हैं, मतलब भुजाओं को टच करते हुए अंदर में वृत्त बनेगा, इस प्रकार से भुजाओं को टच करते हुए। इसका कितना है 2 है, तो इसका ये वाला भी पूरा 2 होगा। तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, वो भुजा के आधा होता है, यानी 2/2, यानी आप कह सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बोले सर पाई r स्क्वायर, पाई गुना 1 के स्क्वायर, पाई गुना 1 के स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं पाई ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर C। बेलन वाला क्वेश्चन सब आ जाएगा, चिंता मत करो। 3D का एक दिन और लाएंगे हम 50 क्वेश्चन, चिंता मत करो, स्पेशल। कम पड़ गया सिर्फ 2D में, और ऑलरेडी पहले भी आप देखिएगा ना, तो सुपर 40 को हम 2D का दिया, सुपर 50 3D का दिए हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, एडवांस मैथ वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेशन सुपर 50 3D का हम पहले भी दे चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। आ जाए क्वेश्चन नंबर 29। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। ओहो, तो यह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर। तो देखिए कोई भी पहिया एक चक्कर मारता है, एक चक्कर बराबर परिधि होता है 2 पाइया है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी चक्रों की संख्या पूछे, चक्रों की संख्या कि कितने चक्कर मारेंगे, तो चक्रों की संख्या पूछ रहा था। एक चक्कर में परिधि हो रहा है, तो सीधे कुल दूरी बटा परिधि कर देंगे। चक्रों की संख्या कुल दूरी बटा 2 पाइया, कुल दूरी बटा 2 पाइया। सिर्फ यूनिट को ध्यान रखेंगे कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में। तो कुल दूरी, तो कुल दूरी है 11 किलोमीटर, लेकिन यहाँ क्या है त्रिज्या है मीटर में, तो इसको मीटर में बदल देते हैं 1000 से गुना। ठीक है, और 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1.75। सीधे चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि। अब फटाफट हम लोग तूफानी पारी से काट देते हैं इसको। पॉइंट काटेंगे, ऊपर चला जाएगा 100, 7 से काटेंगे 25 7 175, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22। अब आप सोच लो थोड़ा, ई वाला 2 हो गया, ई वाला 2, 2 दूनी 4, 4 गुना 25 करें तो 100, 100 से 100 खत्म, यानी ई बच गया 1000। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 1000, यानी चक्रों की संख्या 1000। 1000, शाबाश मेरे शेरों, तहलका मचा दिए आप लोग। मजा तो अब आने वाला है।
बहुत अच्छे, 1000, कोई दिक्कत नहीं। चक्रों की संख्या, आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। असफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं सकती, असफलता तुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगी। सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है। खुद के लिए हमेशा वचनबद्ध रहें। जब फैसला करें किसी के प्रति सफलता दिलाने का, आप उम्मीद है माता पिता के उनके सपनों को पूरा करने का, तो खुद के प्रति वचनबद्ध रहे। कसम खाएं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। असफलता आपको कभी पछाड़ नहीं सकती है, असफलता आपको कभी पछाड़ नहीं सकती है, क्योंकि संकल्प मजबूत रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज आप क्वेश्चन नंबर 30 लपेटते हैं। अब तो 20 गो क्वेश्चन में बचा है जी। जैसे जैसे आगे बढ़ो मोटिवेट हो, क्या बचा ही क्या है, अब तो मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल आधा रह जाता है जब उसकी त्रिज्या को n से कम कर देते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है? ओफो, देख लीजिए। पहले त्रिज्या r मान लेते हैं, बाद में त्रिज्या r माइनस n। हमने क्वेश्चन क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल आधा रह जाता है जब इसकी त्रिज्या को n से कम कर दिया जाता है। तो बोले सर ये तो त्रिज्या, तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा बच जाता है कौन? ई वाला, इसका पाई इंटू आर माइनस एन के स्क्वायर, यही ना होगा। तो पाई पाई कट गया, हमें तो आर चाहिए, तो आर निकाल दो, दिक्कत क्या है, कौन बड़का बात है। देख लो बढ़िया से आर निकल जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? तो बोलिए सर होगा क्या? इधर हम सीधे रूट खत्म कर देते हैं, यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर बटा 2 और इधर आर माइनस एन के होल स्क्वायर। थोड़े सा अच्छा है, रूटे को खत्म कर दो। जब हम रूट को खत्म करें, स्क्वायर को खत्म कर दो, तो स्क्वायर को खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर खत्म होगा, लेकिन ये रूट इस पर रूट हो जाएगा, यानी बच जाएगा आर बटा रूट 2 बराबर आर माइनस एन। अब हमें चाहिए क्या? आर का मान। तो आर का मान चाहिए तो करें क्या? तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, एन को इधर करते हैं, आर माइनस आर बटा रूट 2 को उधर ले जाते हैं। अब थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, देखिएगा ये दोनों में आर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बचेगा, रूट 2 बचेगा और बराबर में एन बचेगा। अब यहां पर आर इंटू रूट 2 माइनस 1 बटा रूट 2 बराबर एन, तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा गुना होगा तो हो जाएगा रूट 2n बटा रूट 2 माइनस 1। यही हम लोग का त्रिज्या होगा, रूट 2n बटा रूट 2 माइनस 1, रूट 2n बटा रूट 2 माइनस 1। बस यहाँ पे सिर्फ क्या किए हैं, n और r को लेफ्ट राइट किया और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेफ्ट राइट करने में ही मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, लेफ्ट राइट करने में ही मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, चलो आगे बढ़ा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई L और B है कितना? 7:4। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता, 416 मीटर क्षेत्रफल है। अच्छा, तो उस मैदान की चौड़ाई क्या है? कमाल करते हो यार। आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल स्पेशल बताया आपको। यदि ई ए हो, ई भी ए हो, या ई ए हो, ई ए हो, ठीक है। इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो दे दिया है कितना? 7:4। तो इसको 7x, इसको 4x, लेकिन यहाँ चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, मतलब ए जो है 4 है, ए का मान क्या है? 4 है। और रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 416। तो अब क्या है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा, बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर से रास्ता बराबर क्या बताए थे? 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a, 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a बराबर 416 दिया हुआ। अब यहाँ हम डायरेक्ट 2 से काट देंगे तो ये 208 बच जाएगा। अब 2a का मान कितना है? 4 इंटू एल प्लस बी, ई कितना? 1, एल कितना है? 7x प्लस 4x, चूंकि रेशियो दिया हुआ है, प्लस 2a यानी 4 दूनी 8 बराबर 208। अब देख लेते हैं क्या 4 से और कट रहा है कि नहीं।
4 5 20, 4 दूनी 8, 52 बार में कट गया। ये 8 जाके उधर घटेगा तो यहाँ 7 और 4 कितना हो गया 11x। अब 52 में जब हम 8 को घटाएंगे तो बच जाएगा 44। तो 11 चौके 44, x का मान 4 हो गया। x का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब x का मान जैसे ही 4 हुआ तो अब रख देंगे। लंबाई पूछेगा, यहाँ 4 रखेंगे 7 चौके 28, चौड़ाई यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौके 16। पूछ क्या रहा है, उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है? 16 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। 16 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट आंसर प्लीज। अरे भाई 31 का तो एक बता ही दिए, 31 से तो बता रहे हैं, पहले बिना बताइए रिपीट कर दें। रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला याद है ना? रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। रास्ते का क्षेत्रफल 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। रास्ते का क्षेत्रफल ऑलरेडी 416 दिल है, a का मान भी 4 दिल है, और यहाँ लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 4:7, इसलिए इसको 7x है, इसको 4x मानना जरूरी है। क्लियर है? मजा आ गया? उसके बाद में लेके चल दिए, x का मान 4 आ गया, 7 चौके 28, 4 चौके 16। इसलिए तो बोलते हैं कि फॉर्मूला पढ़ के आओ मजा आएगा। कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण 40 है, तो उसका क्षेत्रफल। तो बोलिए सर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 गुना d2। तो बोलिए कि सर एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप है 100, परिमाप 100 है तो भुजा 25 होगा, इसमें नो डॉट, किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए। परिमाप 100 है तो भुजा 25 होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है, भुजा हो गया 25, एक विकर्ण 40 है। अब सोचो एक विकर्ण 40 है, हम सभी जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, तो 40 है तो ये 20, ये 20 मान लेते हैं, ये 20 हो जाएगा, आधा आधा। अब सोचिए पाइथागोरस से याद करिए, ये 20, ये 25 है, ये 20 है, 5 से काट दे तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 यानी 15 होना चाहिए, तो ये 15, तो ये हो 15। अब पहला क्या है, d1 दिया हुआ था कितना 40, हम लोग d2 निकालिए कितना 30 पाइथागोरस के हेल्प से। तो क्षेत्रफल 1/2 गुना 40 गुना 30, 1/2 गुना 40 गुना 30 करो जी, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आगे बढ़े। हाँ अंदर से क्षेत्रफल सही है आपका, 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a। 600 आ गया आंसर सही, बहुत अच्छे, शाबाश, 600 हो गया हम लोग का आंसर। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33, एक समद्विबाहु ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम के मतलब होता है समलंब। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, देखिएगा, फिर नहीं तो यहां भी कहिए कि नहीं समझ में आया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहां पे, समद्विबाहु ट्राइपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसका ई दोनों भुजा बराबर हो। ठीक है, क्षेत्रफल 176 है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 176 हम सभी जानते हैं। समद्विबाहु का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हटा, दुर्घटना समझो घटा। अब कहता है उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग के 2/11 है। सोचिए इसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब ई वाला भाग, इसी को ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, समांतर भुजाओं के योग के, समांतर भुजाओं के योग, समझिएगा रेशियो से काम चलाते हैं।
कहता है उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग के 2/11 है। समांतर भुजाओं के योग में के लगा तो समांतर भुजाओं का योग है 11 और उसको ऊंचाई है 2। ये तो रेशियो आया कि उसका ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग के 2/11 है। समांतर भुजाओं के योग ऊपर और नीचे वाला में के लगा तो ये 11 और ऊंचाई कितना 2। मजा तो अभी बाकी है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी कुछ कमेंट उमेंट नहीं करना है, ध्यान से पहले समझिए। अब कहता है उसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है। इसके भुजा है 4 और 7, यानी कि भुजा का अनुपात 4:7 और संयोग से जोड़ के भी कितना हो रहा है 7 4 11 ही हो रहा है। देख लीजिए 11 ही हो रहा है, 7 4 11। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऊंचाई हो गया कितना 2 और दोनों भुजा कितना हो गया एगो 4 एगो 7। यदि इसको आप चाहते हैं निश्चित रूप में बदलना तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, हम लोग को x लगाना पड़ेगा। तो इसको हम मान लिए 2x, इसको मान लेंगे हम लोग कितना 4x और इसको मान लेंगे कितना 7x। मतलब समझिए ये ऊंचाई आ गया कितना 2x और ये दोनों का योग कितना है 11 है, जिसमें एगो 4 एगो 7 है। तो ये वाला 4x और ये वाला 7x। समझिए कितना मजेदार है 7x। अब यहां पे पूछा ऐसा चीज है कि चकरा जाओगे, बोल रहा है कि इसका विकर्ण ज्ञात करें। मतलब आप समझते हो यहां से यहां खींच दो या यहां से यहां खींच दो, यही वाला निकालना है, यही वाला है वाट इसका विकर्ण। तो बोले सर इसका विकर्ण को कोई फार्मूला नहीं होता, नहीं, इसके लिए आपको ये वाला चाहिए और ये वाला भाग चाहिए, तब जाके समकोण त्रिभुज बनेगा, आप विकर्ण निकाल सकते हैं। तो बोले सर ये निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए हमारा क्षेत्रफल है 176। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, समझिए। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 176। अब क्षेत्रफल बराबर लेके चलेंगे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। एकदम दिमाग को ठंडा करके सोचो, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 7 और 4 11x गुना ऊंचाई कितना 2x। 7 4 11x समांतर भुजाओं के योग ऊंचाई 2x। एकदम साफ सुथरा से बता रहे हैं बराबर 176। अब यहां से हम लोग सिर्फ x निकाल लेंगे, तो निकाल लो, देख लो 11 दूनी 22 और 22 8 176। ये 2 और 8 गुना होगा तो x स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16। दैट मीन्स x बराबर 4। x बराबर कितना होगा 4। जैसे ही x 4 लाए हमारा माइंड खुल गया और सब निकल जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे, x के जगह जब हम 4 रखेंगे तो ये वाला भाग हो गया 16। यहाँ जब हम 4 रखेंगे तो ये वाला भाग हो जाएगा 8। और जब यहाँ हम 4 रखेंगे तो यहाँ से यहाँ वाला भाग 7 चौके 28 हो गया। कितना हो गया 28। तब बोलिए सर ई वाला तो आ गया 8, ये 8 है ना, बोले हमें ई वाला मालूम करना है तबे ना ये वाला कर्ण निकलेगा। ध्यान से समझना। तो बोले सर दिक्कत क्या है, देखिए कैसे मालूम हो जाएगा, ये थोड़ा सा सोचिए। ई वाला भी हम मिला देते हैं तो ई वाला भाग 16 है तो ई हो वाला भाग 16 हो जाएगा। तो अब कितना बच गया 28 में ई 16, तो ई दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो 28 में 16 घटाइए तो कितना बचेगा 12। तो 12 में ई वाला भाग 6 ई वाला भाग 6। आप सोचिएगा सर ई वाला भाग 6 ई वाला भाग आप 16 लाए, क्योंकि ई भी 16 है, तो यहां से यहां 16 6 22 हो जाएगा। अब सोचिए, अब इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं, इसी को निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको निकाले हैं, इसको ई वाला आपने 8 लाया क्योंकि x का मान 4 है, ऊंचाई है 2x, 4 दूनी 8। ई वाला भाग ई 16 तो ई 16, ई वाला भाग 6 हुआ। कैसे 6 हुआ, क्योंकि पूरा यहां से 28 है जिसमें ई 16 बच गया 12, 12 में 6 ही, तो एक पट्टी वाला ना लेना है, तो 16 6 22, मतलब ई वाला 22। तो निकालना यही है विकर्ण। तो बोले सर दिक्कत क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, यानी हो जाएगा रूट अंडर 8 के स्क्वायर 64 अब प्लस 22 के स्क्वायर 484। इसको जब हम जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना होगा, जोड़िए 4 4 8, यहां देख लीजिए 48 और 6 कितना होता है, तो बोले सर 48 और 6 हो जाएगा हम लोग का 54। अब इससे ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो 4 बाहर निकाल सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कितना 4 गुना, तो 4 बाहर निकलेंगे, 4 1 4 4 3 12 7 चौक 137। जब 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, अंडर में रूट 137, यानी इसके विकर्ण की लंबाई 2 रूट अंडर 137। 2 रूट अंडर 137 ऑप्शन नंबर डी। इसके विकर्ण की लंबाई 2 रूट अंडर 137 ऑप्शन नंबर डी। 2 रूट अंडर 137 ऑप्शन नंबर डी।
छोड़ देंगे ऐसे सवाल। चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। फिर से नहीं, एक बार ही हम बोले, एक बार ही बताएंगे और पूरा एकदम क्लियर करके मैंने बताया है, आपको छापना है एकदम। ये सारा चीज मैं मेंसुरेशन में भी इंक्लूड किया हूं। आगे बढ़ता हूं, तूफान की तरह, नो डाउट। स्क्रीनशॉट लो, जो लेना है लो। क्लियर हो गया? मैथ तो थर थर कांपेगा जी, ऐसा बात करते हैं आप। आज आप क्वेश्चन नंबर 34 लपेटते हैं यार। गोले ए और बी के, अब यहां से आया 3D का तांडव करेंगे, 3D का तांडव। यहां से मजा आया, एक बार फिर से जम के शेयर करो, सभी के पास लिंक को पहुंचाओ। अब यहां से 3D तांडव। अरे यार कितना बच्चा पहले ही सोच लेता है एक बार, और शुरू में दिमाग को, माइंड को करो ना, या दोबारा रिव्यू करके देख लो वीडियो, इतना बढ़िया तो क्लियर बताएं। ए और बी की त्रिज्याएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। गोला है, ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठ, ए और बी गोला। अब फार्मूला देखेंगे, गोला है, त्रिज्या इसका कितना देल है इसका 40, इसका 10, तो बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 40 गुना 40, यहाँ 4 पाई 10 गुना 10, सीधे होता है त्रिज्याओं के वर्गों के समानुपाती कर देते हैं। 4 पाई कट गया, और काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 4 चौक 16 अनुपात 1 हो गया। क्या बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अरे ऑप्शन नंबर डी, तूफान मचा दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके परिगत बेलन के वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। क्या बोल रहा है, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके परिगत बेलन। तो देखिए एक गोला बना हुआ है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन भी बना हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके परिगत एकदम होगा इतने हैं। कहता है एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके परिगत बेलन है, उसके परिगत, उसके बाहर से बेलन है के पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। तो देख लीजिए, यदि आप इस गोला का त्रिज्या मानते हैं r, ठीक है, तो ई आर, तो ये वाला भी r, ठीक है, तो ये r, तो ये वाला भी r, यानी कि गोला और बेलन है। तो गोला के त्रिज्या आपने r लिया, तो बेलन का भी त्रिज्या तो r ही रहेगा, लेकिन इसका ऊंचाई जो हो जाएगा ना वो 2r हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2r, r और r 2r, पूरा यहां से यहां इसका ऊंचाई हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके परिगत बेलन के वक्र पृष्ठ का अनुपात, यानी पहले गोला ही लिख रहा हूं, उसके बाद उसके परिगत बेलन ही लिखना होगा। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, तो आर, आई एच तो 2r, एच का काम 2r करेगा, केवल फार्मूला का खेल है यार। आगे बढ़ते हैं, काटो इसको, इसको काटने लगी यारी तलवार की जरूरत है। आर स्क्वायर से 2 r खत्म, बच गया कितना, पाई पाई, 4 2 दूनी 4, 2 से कट गया, 1:1 हो गया। कितना हो गया, 1:1। ये फॉर्मूला से बता दिया। ऐसे ये तो ध्यान रहेगा कि जब गोला और बेलन का त्रिज्या ऊंचाई समान हो गया तो हो गया 1:1, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, तूफानी पारी खेलते हो। अब बचा ही क्या है, 14 को क्वेश्चन है, लपेट देंगे। 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले तांबे के गोले को पीट कर, बढ़िया बात है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, तांबे के गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में परिवर्तन, तार की लंबाई क्या है। किसी को भी पीट कर या पिघलाकर दूसरा आकृति बनाया जाए तो आयतन समान होता है, यानी हम कह सकते हैं तार, तो तार जब भी बनने का बेलनाकार बनेगा, यानी बेलन का आयतन बराबर जिस गोला से तार बना रहे हूं गोला का आयतन। दिक्कत क्या है, दोनों का आयतन सेम, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है, तो 0.2 सेंटीमीटर व्यास है वाले एक तार, तो तार का व्यास है, बेलन का यहां पर व्यास दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। कमाल है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 0.1 गुना 0.1, आई एच तो हम लोग को निकालना ही है, बराबर गोला का आयतन। तो गोला का आयतन हम सभी जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब,
तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका अर्धव्यास यानी गोला का त्रिज्या ही, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या ही 3 है, तो 3 का क्यूब, तो 3 गुना 3 गुना 3 कर दीजिए। अब काटिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे पढ़ावें। चलो आ जाओ आ जाओ, काट दो। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अच्छा भाई धीरे धीरे पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। अब क्या करें, तो बोले सर पॉइंट काटिए 10, अब पॉइंट काटिए 10, तो ये 10 और 10 100 तिरछा गुणन हो जाएगा जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9 हो गया, तो 900 यानी H बराबर, ओहो 3 तिहाई 9 चौके 36 गुणा होकर 36 आई 100 तिरछा गुना होगा, तो 3600 सेंटीमीटर हो गया। 3600 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 36 मीटर। 3600 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 36 मीटर। 3600 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 36 मीटर। जियो मेरे शेरों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, तूफान के तरह। चलो आगे बढ़ो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे विद्यार्थी को यदि सलाह दो कि पूरा फॉर्मूला पढ़ के आना है, तो पढ़ के तो आएगा नहीं, और यहां पर जब थोड़ा सा मेंटल पेन होना शुरू हुआ तो दुम दबा के भागना शुरू कर देगा, समझने का प्रयास ही नहीं करता। यही तो सबसे बड़ा गलतफहमी है हमारे अंदर। 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में, तो ऊंचाइयों के, तो बोले सर व्यास है पहला दूसरा बेलन है, व्यास का अनुपात 3:2 है, तो मतलब त्रिज्या का अनुपात भी वही होगा, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात 3:2। इसका आयतन समान है, तो आयतन जब भी समान होना तो त्रिज्या के अनुपात उसके वर्गों के विलोमानुपाती होता है। इसका ऊंचाई का अनुपात त्रिज्या के वर्गों के विलोमानुपाती, तो 2 इधर आ जाएगा 3 इधर, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, सीधे हो जाएगा 4:9। 4:9। कौन इतना फार्मूला ढूंढने जाता है, फार्मूला लगाइएगा तो भी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलो। सीधा याद रखना है, किसी भी बेलन के त्रिज्या दिया ऊंचाई निकालना है तो वर्गों को विलोमानुपाती कर दीजिए, वर्गों को विलोमानुपाती कर दीजिए, वर्गों को विलोमानुपाती कर दीजिए। आ जा क्वेश्चन नंबर 38। 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। बोले सर आप भी कमाल करते हैं, देख लो कितना मजेदार। क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर नहीं 40 नहीं 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर, बेलन के आधार का अर्धव्यास क्या हो। चलो भैया एक बेलन हम ले लेते हैं ऐसे, एक घन हम ले लेते हैं ऐसे, नो डाउट। अब यहाँ पे बेलन का ऊंचाई देल है, ऊंचाई कितना है 14 है, लेकिन त्रिज्या नहीं है, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि आधार का अर्धव्यास क्या होगा, यही बराबर भाट बोल रहा है। जबकि इसका आयतन जो है 11 सेंटीमीटर किनारा वाला, इसका सारे भुजा क्या है 11, इसका आयतन के बराबर। तो दिक्कत क्या है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कितना है 14, और इसका आयतन क्या होता है। तो बोले सर इसका आयतन भुजा क्यों होता है, भुजा क्यों यानी 11 के क्यों, तो 11 गुने 11 गुने 11। अब क्या है मान रखो, लेफ्ट राइट करना है, 22/7 गुने आर स्क्वायर गुना 14 बराबर 11 गुना 11 गुना 11। कोई दिक्कत थोड़ी ना है जी, काट दो तूफान की तरह, इसको काटने लगी यारी तलवार की जरूरत है। 7 दूनी 14, अब देख लो 11 से 11 दूनी 22, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 दूनी 4, यानी आर स्क्वायर बराबर इधर 11 गुना 11 121, ये 4 नीचे चल जाएगा, इसलिए आर बराबर रूट अंडर 121/4 यानी 11/2, 11/2 यानी 5.5, 5.5। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप सभी विद्यार्थी पर नाज होता है जब आप सभी शुरू से अंत तक टिकते हैं और हर प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करते हैं। बाकी लोग तो यूं ही टिके रहते हैं, सिर्फ इजी उनका जब तक सर में दर्द नहीं होगा वो टिकेंगे, जहां मेंटल पेन शुरू हुआ वो भाग जाएंगे, और मेंटल पेन सहना जरूरी है यदि सफलता चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। अब तो 10 गो क्वेश्चन में है, लपेट देंगे ना भाई, बचा ही क्या है। एक बेलनाकार लोहे की छड़ जिसकी ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 4 गुनी है। वाह वाह,
क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार है लोहे की छड़, बड़ा ही मजेदार है। एक बेलनाकार लोहे की छड़ जिसकी ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 4 गुनी है, मतलब ई आर मानिएगा ना, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या आर, तो यहाँ ऊंचाई बराबर आपको 4 आर लेना पड़ेगा। इसको पिघलाकर छड़ के अर्धव्यास के बराबर अर्धव्यास वाले गोलों में ढाला गया, तो गोलों की संख्या क्या होगी? तो बोलिए सर आप ही तो बताए हैं कि एक गोला डाला गया, इसका अर्धव्यास भी आरे है, इसका आर है तो इसका भी आर है, तो संख्या बराबर बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, संख्या बराबर बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। तो यहाँ बड़ा है बेलन, तो बेलन का आयतन तो क्या, पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कितना है 4r बटा इसी अर्धव्यास का गोली बनाया गया है, तो गोली का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, काट दो, काटो, इसको काटने लगी आ रही तलवार की जरूरत है। आर क्यूब से आर स्क्वायर आर मिला के आर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 3 ऊपर उलट के कुछ नहीं है तो 1 में गुना होगा, अंततः हम लोग का आंसर हो गया 3। यानी कै गो गोला बनेगा 3, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, शाबाश मेरे शेरों, मजा आ रहा है आप सभी के जज्बा देखकर। शुरू से अंत तक कुछ बच्चे जो टिके रहते हैं और आंसर कमेंट करते हैं, इस बार सिलेक्शन होगा आपका, इसकी गारंटी है। भगवान भी कहेगा कि इसको, इस बंदे को तो देना ही है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। केवल वो ही सपने सच नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, वो तो सच होता ही नहीं है। सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ दें, सपने वो ही सच होते हैं जिसके लिए आप सोना ही छोड़ दें जब तक अपना काम नहीं करें। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 लपेट देते हैं, अब तो पहुंच ही गए लगभग। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, शंकु आ गया। अब तो बढ़िया बात है, शंकु आ गया। अब क्या है, शंकु आ गया, इससे बढ़िया बात क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 है, तो व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 होगा, नो डाउट, चूंकि व्यास 4 है तो त्रिज्या 2, तथा उसकी ऊंचाई 2√3 है, ऊंचाई 2√3 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तब बोलिए सर आप भी क्या बात कर रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज बनता है, तिर्यक ऊंचाई होता है √h है, IR है, तो √h² + r स्क्वायर √h², यानी कि 2√3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस आर स्क्वायर, तो आर कितना है 2 है, 2 है ना है, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी हो जाएगा √16 बराबर 4, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 4। ओहो हो, शाबाश शाबाश मेरे भाइयों, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, बिल्कुल तहलका मचाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब 10 गो क्वेश्चन है जी, 10 गो क्वेश्चन के लिए मैदान छोड़ के भागेंगे। एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया गया, बढ़िया बात है, गलाओ, तथा शंकु को समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया गया। एक ठोस शंकु को गलाया गया और इसको एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया, बढ़िया बात है, ये भी बढ़िया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितना है, तो बोले सर बेलन की ऊंचाई 7 है, तो शंकु की ऊंचाई क्या थी, तो शंकु की ऊंचाई h, मान लीजिए शंकु की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर h बराबर 8 है, इसका h तो 7 दिया हुआ। यदि बेलन की ऊंचाई, बोल रहा है ठोस धातु वाले शंकु गलाया गया तथा शंकु के समान आधार वाले, समान आधार मतलब समझ रहे हैं, इसका त्रिज्या r मानिएगा तो इसका भी त्रिज्या r ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आधार समान है। आधार समान मतलब परिधि समान, परिधि समान मतलब त्रिज्या समान। अब भैया फार्मूला का खेल है, इसलिए तो बोले हैं कि 3D का पूरा फार्मूला एकदम मजे में रट जाओ। तो बोल रहा है क्या, इसका आयतन क्या है, एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया गया, शंकु को समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया गया। यदि बेलन की ऊंचाई, तो इसी को गला के इसमें परिवर्तित कर रहे हैं, तो आयतन तो समान होगा, आयतन समान होगा, तो आयतन समान होगा, तो आयतन लेके चल दीजिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई r, तो r ही r स्क्वायर, इसका h तो निकालना ही है, इसका पाई, इसका भी r तो वही है क्योंकि आधार सेम है, r स्क्वायर, इसका h कितना है 7। चलो अब काट दो, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 3 बच गया, 7 तिरछा गुना होगा, इधर h बच गया, h बराबर 7 आई की 21 आ गया सबका, शाबाश 21 ऑप्शन नंबर बी। मजा आ जाता है यार, आप सभी इतना तेजी से आंसर देते हो,
मन लगता है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। दे देंगे, सब दे देंगे, एग्जाम के पहले जितना संभव होगा उतना देंगे। हम भी मांझिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ। बचा ये क्या है? 8 और क्वेश्चन है। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 5:12। शंकु का आयतन 314 है, तो तिर्यक ऊंचाई। बोलिया कि सर जी ऐसा बात आप करते हैं, जैसे ही इसका क्या दिया, ये 5 दिया, ये 12 दिया, तो ये हम 13 आंसर मार देंगे। हालांकि 5, 12 और 13 से और कटे वाला कोई है भी नहीं। अब देखिए 13 आंसर मार देंगे। अब ज्यादा से ज्यादा आप लेके क्या चल सकते थे? शंकु का आयतन 314 था, आयतन के फार्मूला लगा के लेके चलिए, x का मान 1 ही आएगा। जब 5, 12 आइए गया और 5, 12 के और गुणज कोई है नहीं है, तो फिर 13 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है। अरे भैया एगो सनोज कुमार पूछ रहा है कैसे आयतन समान हुआ। अरे भाई साहब, एक आकृति को पिघला के दूसरा आकृति बनाया जाए तो ठोसवा हुआ ही ना रहेगा, तो आयतन समान होता है। एक आकृति को पिघला के दूसरा आकृति में बदला जाए, आयतन समान। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बचा ही क्या है? यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, बढ़िया बात है, 8√3 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का विकर्ण क्या होता है? तो बोले सर घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। √3 गुने भुजा बराबर है 8√3। कट गया इसलिए भुजा, यानी कि a बराबर हो गया 8, भुजा हो गया 8। तो पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप सभी को याद ही होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 8 के स्क्वायर, मतलब 8 गुना 8। चलो गुना करो, आंसर आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह यार। चलो अब तो लास्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। लो, घनाभ किसको कहते हैं? इस प्रकार से जब कोई आकृति बनता है, इस प्रकार से जब कोई आकृति बनता है, तो ये क्या होता है? घनाभ। ये क्या होता है? घनाभ। और एक है घन, जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारे आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये हो गया घन। घनाभ घन के बारे में आपको पता ही होगा, पूरा बढ़िया से पढ़ा है। तो बोला एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। ये घन के आयतन का दुगना घनाभ है। और विमाएं, इसका लंबाई 9 है और चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 6 है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए उसका भुजा चाहिए। हमें आयतन लेके चलना है। आयतन हम सभी जानते हैं कि इसका आयतन होता है LBH और इसका आयतन होता है भुजा Q। यदि भुजा ये हो तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो बोले सर 9 गुना 8 गुना 6 बराबर इसका हो जाएगा भुजा Q। आप सोच लीजिए, इन 9 72 गुने 6 करेगा, 72 गुने 6 करिए तो कितना आ जाएगा? फिर से 72 गुने 6, 9 72 गुना 6 प्लस 6 दूनी 12 के 2 हो गया और 6 7 42 और 1 43, यानी 432 हो जाएगा। 432 बराबर AQ हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बराबर ही नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयतन का दुगना है। घनाभ का तो जो आयतन है वो घन के आयतन का दुगना है। घन के आयतन का दुगना है, तो घनाभ का आयतन जो घन के आयतन का दुगना, 2 से इसको काट दिए, 216 बार में काट जाएगा। अब ये Q बराबर 216, तो A बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 के क्यूब 216 होता है। यदि पूछा होता कि इस घन का भुजा बताइए तो 6, लेकिन पूछ रहा है क्या इस घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए, तो घन का संपूर्ण चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 6 स्क्वायर। तो यहाँ भी 216 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा? 216 हो जाएगा। शाबाश मेरे भाइयों, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलो मजा आ जाता है आप सभी का जज्बा देख के, बहुत अच्छे। 216 के बाद नेक्स्ट बोल रहे हो। पैर में मोच और गिरी हुई सोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, ध्यान रखना, इसलिए सोच को पॉजिटिव रखना है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। किसी कमरे के फर्श की माप
4 गुने 3 है तथा उसकी ऊंचाई 3 है। कमरे के दीवारों मतलब 4 गुने 3 मतलब लंबाई चौड़ाई हो गया, ऊंचाई भी 3 है तो 4 3 3। दीवारों तथा छत पर रंग रोगन करना है। रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तब बोलिए सर रोगन वाले भाग मतलब रंगने वाले, रोगन वाले भाग का क्षेत्रफल तो बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब प्लस छत का क्षेत्रफल, क्योंकि फर्श का नीचे का नहीं कर रहा है, केवल छत का कर रहा है। देखिए ना उसकी ऊंचाई इतना है तो कमरे के दीवारों तथा छत का रोगन करना है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो आप कई बार बताएं 2 × L + B × H होता है। और छत तो वही होगा जो नीचे वाला होगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस LB। बस मान रख दो, इसमें क्या दिक्कत है। 2 × L + B कितना है, तो बोले सर L + B है 4 3 7, H कितना है 3, अब प्लस LB कितना है तो 4 3 12। अब इसको गुणा करो, 7 दूनी 14 42 और 4 3 12, 42 और 12 जोड़ो 54। एक रो लगी अलगे से इंजीनियरिंग पढ़े की जरूरत है। अरे इंजीनियरिंग पढ़े की जरूरत है जो बात कर रहे हो। आगे बढ़ो तूफान के तरह। 45 का सी मार दिया आंसर, 45 का सी होगा। 7 दूनी 14 तिया 42 और 4 तिया 12, 54 होगा। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलो मजा ही आ गया होगा। बचा क्या है, 5 गो क्वेश्चन है, 1 सिक्सर मार देते हैं। पिरामिड आ गया। एक पिरामिड का क्षेत्रफल 57 और ऊंचाई 10 है। ये तो बार बार पूछता है। VVI पिरामिड, पिरामिड का आयतन क्या होता है, तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, तो ऑलरेडी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हालांकि कभी कभी आधार वर्ग भी होता है, त्रिभुज भी होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना 57। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई है 10। 3 से 19 दिया 57, 19 दहे के 190 हो गया। 190 हो गया। ये तो आंसर भी याद होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना पिरामिड का आयतन 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। एक समलम पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर का वर्ग है और उसकी ऊंचाई 15 है। समझ लो 16 सेंटीमीटर का वर्ग है। एक समलम का जो आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है 15 है। तो तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इसका पिरामिड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पिरामिड बढ़िया समझना है। आयतन तो जान गए कि 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। पिरामिड का आकार ऐसे बनेगा, अभी मैं बता रहा हूं थोड़ा सा इस प्रकार से। तो ये वाला भाग जो है ना ऊपर हवा में उठा रहता है, क्योंकि यहाँ पे 2D फिगर है ना, तो पता नहीं, ये ऊपर हवा में ऐसे इस पर उठा हुआ रहता है, जैसे वर्ग रखा हुआ उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, यही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई। 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई। तो देख लेते हैं आधार का परिमाप। तो हम सभी जान रहे हैं कि 1/2 गुने आधार का परिमाप, तो ये 16 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, तो कितना हो जाएगा 16 × 64 हो गया। अब तिरछी ऊंचाई हम कहाँ से लाएं, ये तो ऊंचाई दे दिया है 15। तो देखिए तिरछी ऊंचाई कैसे निकलता है। जैसे ये जो हो गया, हम इधर वाला भुजा को मिटा देते हैं, ठीक है। ई वाला भुजा को हम मिटाते हैं थोड़ा, तो ज़्यादा समझाना आसान होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ पे केंद्र हो गया, तो ये वाला ऊंचाई बनता है, ये वाला। तो ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है 15, ये ऊंचाई 15 है। और जब यहाँ से हम खींच देते हैं तो ये वाला लंब हो जाता है, और ये वाला भाग, ये त्रिभुज का जो ये वाला भाग यहाँ पे जाके मिलता है, ये वाला भाग, यही होता है तिरछी ऊंचाई।
देखिए 3D फिगर को 2D में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज पूरा 16 है तो ये आधा वाला 8 होता है, तो ये 8 है, ये 15, तो ये तिरछी ऊंचाई कितना हो गया 17। यहाँ पे तिरछी ऊंचाई 17 हो गया। तिरछी ऊंचाई कितना हो गया? तिरछी ऊंचाई बराबर कितना हो गया 17। अब आराम से चल दीजिए। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप, यानी कि 16 चूंकि वर्ग है तो 16 चौक 64 अगुने तिरछी ऊंचाई 17। अब गुना कर दीजिए 2 से 32 बार में। अब 32 गुना 17 करिए, यही आपका आंसर होगा। 32 गुना 17 करिए, 544 ले आए। बहुत अच्छे, शाबाश। चलो तो नेक्स्ट हो जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आ जाओ समचतुष्फलक का आयतन देख लेते हैं। समचतुष्फलक, समचतुष्फलक, इस समचतुष्फलक होता है ना 4 गो समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है। समचतुष्फलक जो होता है 4 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है। यह हम बताए भी है 3D वाला मैराथन क्लास में, समबाहु त्रिभुज से बनता है, ठीक है ना। और इसका आयतन सीधे याद रखना है, मैंने बताया भी बारीकी से आपको, √2/12 गुने भुजा क्यू होता है। √2/12 गुने भुजा क्यू। समचतुष्फलक का आयतन होता है √2/12 गुने भुजा क्यू, √2/12 गुने भुजा क्यू। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा √2/12 गुने भुजा क्यू। तो इसका प्रत्येक भुजा कितना है 36 है, तो 36 के क्यूब, तो 36 गुने 36 गुने 36। बस अब क्या करना है, अब काटना है इसको और कुछ नहीं करना है। काटिए, 12 से 12 3 36, 36 गुना 36 12 96 होता है। 12 96 को 3 से गुना करो और √2, यही आपका आंसर होगा। फटाक से इसका भी आंसर कमेंट करो। 12 96 को 3 से गुना करो और √2 कहिए तो हम कर देंगे गुना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गुना करना चाहिए। फटाक से गुना करिए, आंसर कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें यदि प्रिज्म का आधार 9 तथा आयतन, प्रिज्म का आधार, तो प्रिज्म का आधार मतलब प्रिज्म जो बना हुआ होगा वो आपका समबाहु त्रिभुज पर बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसका आधार यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन देना चाहिए, 9 सेंटीमीटर उसका आयतन दिया हुआ, तो आधार 9 दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है। हालांकि फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आयतन 243√3 है। हम सभी जानते हैं कि इसका आयतन क्या होता है। इसका आयतन होता है सीधे आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। समझिए पिरामिड का आयतन क्या होता है। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जबकि प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। 1/3 नहीं लगे तो आधार 9 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 9 गुना 9। अब गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो निकालना ही है, ऊंचाई बराबर 243√3। बस इसको कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। कैलकुलेट करते हैं आंसर आता है कि नहीं, देखते हैं काट छाट के। चलो काट दो। जैसे ही हम काटेंगे तो यहां से √3 से पहले √3 कट गया, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से 63, फिर 9 से काटेंगे 3 बार में कट गया, इधर 3 बचा इधर 4 बचा, तिरछा गुना होगा h बराबर 4/12, h बराबर 4/12, h बराबर 12। बहुत अच्छे, शाबाश, कसम से मजा आ जाता है। लगता है कि हम जो पहले मेहनत किए, जो 3D वाला मैराथन क्लास पढ़ाए हैं, बच्चा पढ़ के आया है। मजा आ रहा है आप सभी का आंसर देख के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? हरिओम जी यूथ वाला मैथ यूट्यूब पर पूरा, यूट्यूब पे तो और सभी टीचर दिए हुए हैं। हम 199 रुपये एक सहयोग राशि ले रहे हैं, पेमेंट करके पढ़ सकते हो बाबू। आगे बढ़